हमारी राज्य सरकारें आखिर ये काम करती कैसे हैं? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। और ये जवाब छिपा है हमारे संविधान के पन्नों में। तो आज हम संविधान के अनुच्छेद 161 से 180 का सफर तय करेंगे और राज्य सरकार की पूरी मशीनरी को परत दर परत समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि आपके राज्य में असली पावर किसके हाथ में है? गवर्नर के, मुख्यमंत्री के, या फिर उन विधायकों के जिन्हें लोगों ने सीधे चुनकर भेजा है? आज हम इसी पावर प्ले को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि असल में सरकार चलाते कैसे हैं। देखिए, हमारा आज का सफर 5 हिस्सों में बंटा होगा। सबसे पहले हम मिलेंगे राज्य के औपचारिक प्रमुख यानी राज्यपाल से। फिर देखेंगे कि असली पावर सेंटर कहाँ है। उसके बाद समझेंगे कि कानून कैसे बनते हैं और आखिर में ये पूरा सिस्टम एक दूसरे पर नजर कैसे रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल की। सोचिए, वो राज्य की कार्यपालिका के औपचारिक यानी फॉर्मल हेड हैं। सरकार का हर काम, हर ऑर्डर उन्हीं के नाम पर जारी होता है। इसीलिए उनका रोल सरकार के कामकाज की बिल्कुल नींव है। राज्यपाल के पास एक बहुत ही असाधारण शक्ति होती है और वो है दया दिखाने की शक्ति। संविधान का आर्टिकल 161 उन्हें किसी भी दोषी की सजा को माफ करने, कुछ वक्त के लिए टालने या फिर कम करने का अधिकार देता है। ये कोई छोटी मोटी पावर नहीं, एक बहुत बड़ी न्यायिक जिम्मेदारी है। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क है जो हमारे सिस्टम के बैलेंस को दिखाता है। राज्यपाल किसी की मौत की सजा को उम्र कैद में तो बदल सकते हैं, पर उसे पूरी तरह से माफ नहीं कर सकते। ये अंतिम शक्ति सिर्फ देश के राष्ट्रपति के पास है। इससे पता चलता है कि हमारे सिस्टम में हर लेवल पर चेक्स एंड बैलेंसेस कितने सटीक हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भले ही रोज के फैसले मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट लेती है, लेकिन हर सरकारी आदेश पर, हर कानून पर जो आखिरी मोहर लगती है वो राज्यपाल के नाम की ही होती है। यही बात उन्हें राज्य का औपचारिक प्रमुख बनाती है। अच्छा, अब औपचारिक प्रमुख से हटकर चलते हैं सरकार के असली इंजन रूम में। वो जगह जहां से पूरी सरकारी मशीनरी को ताकत मिलती है और असल में फैसले लिए जाते हैं। ये जगह है मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। तो ये सरकार बनती कैसे है? देखिए, इसका पूरा प्रोसेस लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत वाले नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं। फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्री चुने जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, ये पूरी की पूरी टीम अपने हर काम के लिए सीधे विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है, यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति। संविधान की सिर्फ ये एक लाइन पूरे रिश्ते को एकदम साफ कर देती है। मंत्री परिषद का काम है राज्यपाल को सलाह देना। मतलब साफ है, गवर्नर भले ही राज्य के हेड हों, लेकिन असली ड्राइविंग सीट पर मुख्यमंत्री और उनकी टीम ही बैठी होती है जो रोजमर्रा के फैसले लेती है। अब इस मशीनरी में 2 और बहुत जरूरी पुर्जे हैं। पहला, मुख्यमंत्री का ये फर्ज है कि वो सरकार के हर बड़े फैसले की जानकारी राज्यपाल को देते रहें। ये पारदर्शिता के लिए जरूरी है। और दूसरा, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। ये राज्य के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं और मुश्किल कानूनी मामलों पर सरकार को रास्ता दिखाते हैं। अब हम सरकार के तीसरे और सबसे अहम अंग की तरफ बढ़ते हैं, यानी विधानमंडल। ये वो जगह है जहां सीधे सीधे हम लोगों की यानी जनता की आवाज गूंजती है। यहीं पर कानून बनाए जाते हैं और यहीं सरकार से उसके कामों पर सवाल पूछे जाते हैं। भारत के राज्यों में 2 तरह के विधानमंडल हो सकते हैं। ज्यादातर राज्यों में है एक सदनीय व्यवस्था यानी यूनिकैमरल, जहां सिर्फ एक सदन होता है, विधानसभा। वहीं कुछ बड़े राज्यों में द्विसदनीय यानी बायकैमरल व्यवस्था है, जहां विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद भी होती है। इन दोनों सदनों में जमीन आसमान का फर्क है। विधानसभा, जो हर 5 साल में चुनाव के साथ बदल सकती है, वो सीधे जनता की नब्ज पर हाथ रखती है। इसे भंग भी किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ है विधान परिषद, जो एक स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होती। ये ज्यादा अनुभवी और दूर की सोच के साथ काम करती है। शायद इसीलिए यहां सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र भी ज्यादा रखी गई है। तो सदन तो बन गए, पर ये काम कैसे करते हैं? चलिए अब जरा उन नियमों को देखते हैं जो तय करते हैं कि कानून बनाने की ये पूरी प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी। संविधान में एक बहुत ही जरूरी नियम है। विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। ये एक छोटा सा नंबर है, पर इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये नियम पक्का करता है कि सरकार जवाबदेही से भाग नहीं सकती और चुने हुए प्रतिनिधियों को नियमित रूप से मिलकर जनता के मुद्दों पर बहस करनी ही होगी।
और एक बार फिर राज्यपाल का रोल सामने आता है, लेकिन इस बार विधायिका के मामले में। सदन की बैठक बुलाने यानी सत्र को समन करने से लेकर उसे खत्म करने यानी प्रोरोग करने तक ये सब राज्यपाल ही करते हैं। और हाँ, मुख्यमंत्री की सलाह पर वो विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। अच्छा, सदन के अंदर कार्यवाही को कौन चलाता है, कौन तय करता है कि बहस नियमों के दायरे में रहे? इसके लिए विधानसभा अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष यानी स्पीकर और एक उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर चुनती है। वो सदन के रेफरी की तरह काम करते हैं। अब तक हमने सारे हिस्सों को अलग अलग समझा। चलिए अब इन सभी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल ये सब मिलकर एक दूसरे पर कंट्रोल और बैलेंस कैसे रखते हैं ताकि कोई भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न कर सके। ये नियम चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, सरकार के मंत्री किसी भी सदन में जाके अपनी बात रख सकते हैं, अपनी नीतियों का बचाव कर सकते हैं, लेकिन जब कोई कानून पास करने के लिए वोटिंग की बारी आती है तो ये हक सिर्फ और सिर्फ चुने हुए विधायकों का होता है। ये रूल कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक साफ लाइन खींचता है। तो ये है शक्तियों का वो जटिल ताना बाना जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने दशकों पहले बड़ी सूझबूझ से बुना था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के दौर की तेज रफ्तार राजनीति में क्या शक्तियों का यह संतुलन अब भी उतना ही मजबूत और प्रासंगिक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।